जैसा कि मैं हिंदू लॉ को लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था क्या, पक्षकारों की आयु। अब दो पार्ट हिंदू विवाह की शर्तों के लिए दो पार्ट और बचे हुए हैं। कौन कौन से? प्रतिसिद्ध नातेदारियां, चौथा है प्रतिसिद्ध नातेदारियां, ठीक है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रतिसिद्ध नातेदारियां। इसका मतलब ये है, ये कहाँ है? सेक्शन 5 सब प्लस 4 में, सेक्शन 5 सब प्लस 4 में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी रिश्तेदारियां, ऐसे संबंध, रिलेशन, ऐसे संबंध जिनमें शादी करना वर्जित हो, शादी करना मना हो। आप ऐसी शादियां करते हैं तो ऐसी शादी क्या होगी? शून्य होगी, ठीक है, सॉरी शून्य होगी, ऐसी शादियां शून्य होगी। प्रतिसिद्ध नातेदारी मतलब ऐसी रिश्तेदारी जिससे इस एक्ट में मना किया गया हो। ऐसा यदि कोई शादी करता है तो ऐसी शादियां यदि कोई करता है तो ऐसी शादियां शून्य होंगी, ठीक है। हाँ, यदि कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा है जो दोनों पक्षकारों के बीच में आज भी प्रचलित है और वो प्रतिसिद्ध नातेदारी में भी आती है, ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी आती है, तो ऐसी शादियां वैध होगी, क्योंकि रूढ़ी और प्रथा के अंतर्गत ऐसी शादियां वैध होगी। वहां ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू नहीं होगा, वहां 1955 एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। ऐसी शादियों में या जैसे जहां रूढ़ी और प्रथा है ऐसे में वहां लागू नहीं होगा, ठीक। दूसरी क्या है? ये सेक्शन 5 के सब क्लास 4 में कहा गया है, ठीक है, 4 में कहा गया है ऐसी शादियां, यदि ऐसी शादी कोई कर भी लेता है तो सुन होगी, ठीक। अब देखिए प्रतिसिद्ध नातेदारियां कौन कौन सी हैं, कहाँ है और कहाँ इसको परिभाषित किया गया है। तो ये सेक्शन हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3G में परिभाषित किया गया है, इसमें 3G में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3G में क्या परिभाषित किया गया? प्रतिसिद्ध नातेदारियां कौन कौन सी हैं, जो मैं एक बेयर एक्ट से पढ़ रहा हूं, ठीक है। सेक्शन 5(4) का बेयर एक्ट में क्या है? देखिए, जबकि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर नहीं है। मतलब ये इनके कहने का मतलब क्या है? यदि ऐसी कोई रूढ़ी प्रथा है, सेक्शन 5(4) कहता है यदि ऐसी कोई रूढ़ी प्रथा है तो यदि उन रूढ़ी और प्रथा के अनुसार एक प्रतिसिद्ध नातेदारी में भी आ रहे हैं और शादी उन्होंने कर ली है तो ठीक है, उन पे वो चीज, ये एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक, मैं बता चुका हूं। अब 3G में क्या परिभाषा है? 3G में प्रसिद्ध नातेदारी डिग्रियों के बारे में क्या परिभाषा है? 3G में क्या परिभाषा दी गई है? परिभाषा है यदि दो व्यक्तियों में से सानिध्य, यदि दो व्यक्ति हैं और उनके सानिध्य में क्या क्या चीज होनी चाहिए? एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष हैं, मतलब एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष हैं, मतलब दो, जैसे कि मैं हूं और मेरे पिताजी हैं, पिताजी के यदि दोनों भाई हैं, अग्र पुरुष हैं, तो उन दोनों के बीच में
ठीक है, इन दोनों के बीच की रिश्तेदारी चलती रहेगी और इनमें शादियां नहीं होंगी, वैध अवैध हो जाएगी शादी। ठीक है, ऐसी शादी क्या होगी, अवैध होगी, अरे अवैध नहीं सॉरी शून्य होगी। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है 3G का फर्स्ट 3G का एक मतलब एक पहला क्या कर रहा है, एक दूसरे के परंपरागत अग्रपुरुष हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या कहता है, इसका दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष या वंशज की पत्नी या पिता है। अग्रपुरुष की वंशज की पत्नी या पिता है, मतलब उसके पिता के पिता हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये प्रतिष्ठित नातेदारियों के अंतर्गत आएंगे। तीसरा क्या है, एक दूसरे के भाई की या पिता या माता के भाई की या पितामह या मातामह या पितामही या मातामही के भाई की पत्नी है। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेशन जो हैं इनमें प्रतिसिद्ध नातेदारी होगी, मतलब इनमें विवाह नहीं हो सकता, ऐसी रिश्तेदारियां हैं। तो चौथा क्या है, भाई और बहन, चाचा और भतीजी, चाची या भतीजी या भाई और बहन की या दो भाइयों या दो बहनों की संतति हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रसिद्ध नातेदारी की डिग्री के अंतर्गत हैं। मतलब ऐसा वर्ग भी है जो रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है। मेरे पिता के दो भाई हैं तो दोनों रक्त संबंध से हैं, लेकिन मेरे पिता और मैं भी रक्त संबंध से ही हूँ। ठीक है, तो ऐसे यदि रक्त संबंध हैं, जिनके रक्त संबंधित हैं, तो वैसे रक्त संबंध जो आ जाता है तो ऐसे रक्त संबंध में शादी नहीं होगा, और यदि ऐसी शादी होती भी है तो इनवैलिड होगी, अरे शून्य होगी, इनवैलिड होगी, अवैध होगी और शून्य भी होगी। ठीक, ये सेक्शन प्रसिद्ध नातेदारों की डिग्री 5 में दिया गया है। और परिभाषा कहाँ बताई गई है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 3G में। 3G में आप जब प्रेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें 3G में परिभाषा बताई गई है। कौन परिभाषा क्या है, मतलब ये बताएगा कौन कौन से रिलेशन ऐसे हैं जिनमें आप शादी नहीं कर सकते और उस पर रोक है, आप शादी करने पर रोक है। ठीक है, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर रूढ़ि और प्रथा से तो क्यों अलग किया गया है। तो भारत विभिन्न धर्मों का देश है, तो बहुत से ऐसे आदिवासी अनुसूचित जातियां हैं जहां पे शादियां होती रहती हैं, आपस में ही शादियां होती रहती हैं। यदि वो प्राचीन समय से होती आ रही हैं, तो यदि वहाँ पे ये छूट ना दी जाए तो रूढ़ि और प्रथा जो है उसका महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये एक तरह से क्या हो जाएगा, समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। ऐसे विवाह न करने से समाज में व्यवस्था हो जाएगी और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। तो इसलिए जब हिंदू मैरिज एक्ट बना तो इन सब बातों को बहुत ध्यान से और गहराई से सोच समझ के रखा गया है। रूढ़ि और प्रथा वैलिड मानी गई है। ठीक है, और ऐसी नातेदारियों को देखिए क्यों ऐसे नातेदारियों में मना किया जाता है शादी करने के लिए, साइंटिफिक रीजन भी है। सेम ब्लड ग्रुप में, सेम ब्लड रिलेशन में यदि शादी करने से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे क्या नाम है, बड़ा अंधता होती है। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। यदि हम एक में कर लेते हैं तो एक ही ब्लड रिलेशन में कर लेते हैं तो ऐसी शादी में बीमारियां भी आती हैं, बीमारियां एक दूसरे वंशज को मिल जाती हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन भी है और थोड़ा सा धार्मिक रीजन भी है कि हम अपनी बहन से या अपने फूफा की लड़की से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम भाई बहन हो गए। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के ये एक्ट फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के पढ़ाई करिएगा। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया प्रतिसिद्ध नातेदारियां। अब एक बचा है पांचवा भाग बचा हुआ है इसका हिंदू विवाह की शर्तों में क्या है,
सपिंड नातेदारियां। पांचवा क्या है? सपिंड नातेदारियां। सपिंड रिलेशनशिप। देखिए सपिंड तो हम हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में है सपिंडा। सपिंडा ही बोला जाता है, लेकिन हम हिंदी में सपिंड ही बोलते हैं। ठीक है, सपिंडा नातेदारियां। सपिंड नातेदारियां ये क्या होती है? ये होती है वर और वधू दोनों को सपिंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपिंडा प्राचीन काल से ही सपिंडा का अर्थ क्या है? सपिंडा का दो अर्थ रखा गया है। ठीक है, प्राचीन काल में सपिंडा का दो अर्थ रखा गया था। क्या रखा गया था? एक आहुति और दूसरा रक्त के कण। ठीक है, एक क्या था? आहुति था, और दूसरा क्या था? रक्त के कण। आहुति और रक्त के कण। ठीक है, रक्त के कण से मतलब क्या है? जैसे कि मेरे पिता का मुझ में खून है। जैसे हम लोग सुने होंगे कि यदि मेरा खून नहीं है, ठीक है, भारत पुरुष प्रधान देश है, तो यदि बच्चा होता है तो मेरा खून चाहिए। आज भी सरोगेसी है, एडॉप्शन है, लेकिन लोग एडॉप्शन और सरोगेसी पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अपना खून चाहिए। आप बार बार सुनते हैं अपना खून होना चाहिए। जैसे मेरा, यदि मेरे घर में बेटा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं है, तो हम बेटे की चाहत में ये कहते हैं कि हमारा खून होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से लोग क्या है? रक्त के कण से, रक्त के कण, वही मतलब रक्त के कण, सपिंडा मतलब रक्त का, ऐसा रक्त का कण से यदि पैदा हुआ है तो उसमें आपस में शादी नहीं हो सकती, जिनमें ऐसे रक्त के कण हैं। ठीक है, रिलेशंस में आते हैं। और यहाँ भी मूल और प्रथा के अंतर्गत छूट दी गई है कि ऐसे लोग यदि रूढ़ी और प्रथा चल रही है, भले ही वो रक्त के सेम है, सेम कास्ट में, सेम में है, तब भी वो शादी कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि मैं बता रहा हूँ सपिंडा। सपिंडा में दो अर्थ होते हैं, आहुति और एक रक्त के कण। ठीक है, देखिए आहुति जो थी उसके समर्थन कौन कर रहा था? दायभाग। दायभाग में आहुति को समर्थन किया गया। तो दायभाग के लेखक कौन है? मैं पहले बता चुका हूँ, जीमूत वाहन है। ठीक है, जीमूत वाहन है। जीमूत वाहन ने आहुति को माना है, आहुति को वरीयता दी अपने दायभाग में। ठीक है, दायभाग में सपिंडा का तात्पर्य एक ही पिंड से है, एक ही पिंड से है। आप पुराने समय में रहे होंगे तो पुराने देखे होंगे, एक ही घर से कई लोग निकले हैं और बटे हैं धीरे धीरे आपस में। ठीक है, पिंडा का अर्थ होता है पके हुए चावल। ठीक, पके हुए चावल। पके हुए चावल से जो हम नहीं देखे होंगे, कोई घर में डेट कर गया होगा तो उनको हम पिंड देते हैं, पिंडा देते हैं। पके हुए चावल का पिंड देते हैं, पिंडा बनाते हैं, गोल गोल पिंड बना के उन्हें पितरों को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी दान दिया जाता है, 3 पीढ़ी तक कुछ देते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो हिंदू होता है वो क्या नाम अपने पितरों को पिंडदान करता है। 3 पीढ़ी तक पिंडदान करता है, 5 पीढ़ी तक। तो इन 5 पीढ़ियों में यदि कहीं भी वो रिलेशंस आ रहे हैं तो आप इन रिलेशंस में शादी नहीं कर सकते, भले ही वो दूर है, कितनी भी दूर है। लेकिन यदि पीछे की जो 5 पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां जो माने जा रही है पक्ष से, उन 5 पीढ़ियों में कहीं भी कोई हो, औरत हो, पुरुष हो,
कहीं भी हो, लेकिन उनमें आप शादी नहीं कर सकते। यहाँ ऐसे शादी को अवैध माना गया है। ठीक है। अब मिताक्षरा, क्या नाम है, रक्त के कण में मिताक्षरा में इसको ज्यादा निराक्षरा वर्ग को मानने वाले ज्यादा दिया। मिताक्षरा एक टीका था, इसके मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लिए ज्ञानेश्वर है। पिंडा का तात्पर्य है, मिताक्षरा में पिंडा का तात्पर्य है एक ही शरीर के रक्त के कण से, एक ही शरीर के रक्त के कण से। मतलब पूर्वज जो हम पिंड दान कर रहे हैं उनमें आ रहा है रक्त के कण से बने हुए, मतलब कहा जाता है पैदा होते आ रहे हैं। तो ऐसे जो 3-4 पूर्वजों को हम लोग देते हैं, पितृ पक्ष में पिंड दान करते हैं, ऐसे वर्ण में हम शादी नहीं कर सकते। और यदि इन दोनों सेक्शन 5-4 प्रतिसिद्ध नातेदारियां और 5 सपिंड नातेदारियां, ठीक, और प्रोहिबिटेड रिलेशंस में यदि हम प्रतिसिद्ध नातेदारियां यदि शादी करते हैं तो इस शादी का प्रभाव क्या होगा? शून्य होगा। और इसके लिए दंड के भागी हैं, दंड मिलेगा। किसमें मिलेगा? हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 ख में दंड दिया जाता है। 18 ख में क्या है? दंड दिया जाता है। 18 क में किसके लिए दंड दिया जाता है? पक्षकारों की आयु के लिए, ठीक है, और एक विवाह के लिए, ठीक। तो यदि ऐसी शादियां सपिंड नातेदारी और प्रतिसिद्ध सपिंड नातेदारी और प्रतिसिद्ध नातेदारियों में यदि शादी करा दी जाती है तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि यदि ऐसी शादियां हो जाती हैं तो शून्य हो जाएगी और धारा 18 क में ऐसे लोग दंड के भागी होंगे। तो कितना दंड है? क्या दंड है? 1 माह तक सादा कारावास है। क्या है? 1 माह तक सादा कारावास क्या है? सिंपल इंप्रिजमेंट है। क्या है? सिंपल इंप्रिजमेंट है। ठीक है, 1 माह तक सादा कारावास है या 1000 रुपये का जुर्माना है। क्या है? या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों, न्यायालय जैसा उचित समझे। मतलब क्या है? 1 माह तक सादा कारावास, सिंपल इंप्रिजमेंट या 1000 रुपये तक का जुर्माना। 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। मतलब ऐसी शादी यदि कर दी जाती है तो इसका प्रभाव यह होगा कि 18 सेक्शन 18 ख हिंदू मैरिज एक्ट, जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 ख में 18 में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 1 माह का सादा कारावास, सिंपल इंप्रिजमेंट और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों, न्यायालय जैसा उचित समझे। न्यायालय को लगता है कि 15 दिन का कारावास दे दिया जाए और 500 रुपये का जुर्माना करा जाए, ठीक, तो वो दे सकता है। या उसे लगता है कि 1 महीने का कारावास दे दिया जाए और 1000 रुपये का जुर्माना कर दिया जाए, तो वो दे सकता है। न्यायालय को जैसा उचित लगे, न्यायालय को जैसा उचित प्रतीत हो उस केस और फैक्ट में, उस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों के हिसाब से न्यायालय को जैसा उचित लगे न्यायाधीश महोदय वैसा दंड दे सकते हैं।
ठीक है। या दोनों का मतलब यही होता है कि उनमें से दोनों में से आधा आधा कर दें, या दोनों दे दें, या जो जैसा उचित समझे न्यायालय को वो दंड दे दें, ठीक है। तो हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, हिंदू विवाह के लिए शर्तें। हिंदू विवाह की शर्त जो है वो 5 शर्तें थी जो हमने आपको बताया, ठीक। अब क्या है, ये 5 शर्तों में से कोई शर्त यदि पूरी नहीं होगी तो ऐसा विवाह या तो शून्य होगा या तो शून्यकरणीय होगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ या तो शून्य होगा या तो शून्यकरणीय होगा, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें जैसे नपुंसकता जब है तो एक पक्ष जाएगा शून्यकरणीय कराने के लिए ना, तो वो विवाह शून्यकरणीय होगा। शून्यकरणीय के बाद ना वो बाकी प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पूरे सेक्शन में या तो शून्य होगा या तो शून्यकरणीय होगा, ठीक है। और ऐसे विवाह यदि करा भी दिया जाता है तो 18 क में जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, दोनों में दंड भी दिया गया है और ऐसा दंड प्रभावी है। वर्तमान समय में ऐसा दंड प्रभावी है। तो आज की क्लास में यहीं तक रहेगा और कल से अब आगे की टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें बचा हुआ है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 और सेक्शन 6 रिपील्ड है, मतलब इसे हटा दिया गया है, ठीक। अब सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पढ़ाना है मुझे इसमें, और आप लोगों को नेक्स्ट टर्न पे ये पढ़ा के आगे की पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।